चलिए तो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी ऑफ काल सर्प, योगा या तो दोषा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये योगा या दोषा जो भी हम कहते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, वो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। मतलब कुंडली में कैसे देखते हैं? हाँ, उसको ऐसा। मतलब कैसे क्लासिफाई किया जाता है, मतलब कैसे जैसे, आइडेंटिफाई कुंडली में। ओके, राहु और केतु के लेफ्ट साइड में सब हम्म। प्लैनेट्स या राइट साइड में सब प्लैनेट्स, या हम्म। राहु और केतु के बीच में अगर प्लैनेट्स, सभी ऑल प्लैनेट्स रहेंगे, हम्म। तो कहते हैं कालसर्प योग है, मतलब दोष है। दोष है, और उसका मतलब क्या रिजल्ट क्या हो सकता है। ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, हेल्थ, ऑब्स्टिकल इन एजुकेशन। लाइफ, हेल्थ, राइट, और कुछ। एजुकेशन में, एजुकेशन में प्रॉब्लम। स्ट्रगल लाइफ में बहुत, या स्ट्रगल बहुत होता यस। है और डिले होता है रिजल्ट्स मिलने में। एनीवन एल्स वांट टू डिस्क्राइब एज पर देयर आइडियोलॉजी, और जो सुना है। कोई और बताना चाहेगा? मैं किसी और से भी सुनना चाहता हूँ। सर इसमें बताया तो यही सही है इन्होंने कि जहाँ राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग हो जाता है। लेकिन ओके। क्या उसमें क्या बुराई है ये कोई नहीं बता पाता है। वो अलग अलग है कि मतलब कुछ भी बोल दो। कुछ भी बोल दो, मतलब डराने का सबसे बढ़िया टूल है कि आपकी कुंडली वजह में कोई नहीं है, काल बस सर्प कुछ भी दोष बोल है। दो। आपके जीवन में बहुत सारा संघर्ष होगा और आपको उसका निवारण करवाना ही पड़ेगा। और निवारण करवाने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो ये कहा जाता है कि आपकी पूजा ठीक से नहीं हुई है। या तो एक्स मंदिर में जाके, या तो वाई मंदिर में जाके, या तो जेड प्लेस पे जाके उसकी पूजा करवाओगे, तभी उसका सही ढंग से निवारण होगा। यही समझाया जाता है ना हमें। मुझे तो आज तक यही समझ में आया है, जितनों से भी मिला हूं, जितनों से भी बात की है। लेकिन आज का वीडियो या आज की जो क्लास है हमारी, वो स्टार्ट करने से पहले मैं ये नॉलेज के बारे में, मैं कहाँ से लिया ये नॉलेज, और मैंने पर्सनली उनके साथ डिस्कस किया है, और तब जाके ये समझ मुझ में आई है। तो मैं सबसे पहले उनको थैंक्स करना चाहूंगा। ही इज अ वेल नोन एस्ट्रोलॉजर, मिस्टर मेहता करके, आशीष मेहता, जो रिलेशन में मेरे फूफा भी होते हैं, और गुजरात के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर और बहुत बड़े वास्तुशास्त्री है। तो उनके साथ ये मेरा डिस्कशन हुआ था, उनका एक वीडियो भी है। और उनके साथ बैठ के जो भी मैंने ज्ञान वहां से प्राप्त किया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले ये चीज को समझने से पहले हमको राहु केतु की समझ होना आवश्यक है कि व्हाट इज एग्जैक्टली राहु एंड केतु। तो उसके लिए हम श्रीमद् भागवत की एक कथा है, वो सबसे पहले उसका थोड़ा संक्षिप्त में डिस्कशन कर लेते हैं कि जब भी समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब अमृत की प्राप्ति होने के बाद ये अमृत कौन पिएगा, उसकी वजह से एक युद्ध जैसी स्थिति का निर्माण हो गया देवता और दानवों के बीच में। ये शब्द वापिस सुनना, देवता और दानवों के बीच में, ठीक है। और दोनों सामने सामने आ गए कि ये सबसे पहले कौन पिएगा और कौन अमर रह जाएगा, या तो कौन ब्रह्मा जी का वरदान लेगा, ठीक है। तो अगर ये अमृत दानवों के हाथ चला जाता है तो सृष्टि का विनाश हो सकता है। वो सोच के भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और दानवों के पास उनको भ्रमित करने के लिए गए। और वहां जाके वो दानवों को समझाते हैं कि अमृत का जो कलश है ना, वो कलश में सबसे ऊपरी सतह वाला जो भाग है वो थोड़ा पानी जैसा रहता है, मतलब अमृत का थोड़ा पानी जैसा भाग है। वो मैं सबसे पहले देवताओं को पिलाऊंगी, और नीचे जो घट्ट भाग होता है, जो अमृत का क्रक्स है पूरा, वो मैं आपको पिलाऊंगी। इस तरीके से उन्होंने दानवों को भ्रमित करना शुरू किया, क्योंकि जो नीचे वाला जो पार्ट है अमृत का घट्ट पार्ट, वो सबसे असरकारक है, ऐसा उनको बताया गया था। तो काफी सारे दानव मान गए, लेकिन दानव प्रवृत्ति थी कि वो ब्लाइंडली तो किसी पे ट्रस्ट करते नहीं थे। तो जब भी सबसे पहले देवताओं की लाइन लग गई कि भाई
वन बाय वन अमृत पीते हैं, और तभी सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक दानव आके वेश धारण करके बैठ गया, जिसका नाम था स्वर भानु। जो दानव का नाम था स्वर भानु। अब कई सारे देवता या तो स्वयं विष्णु जी दानव स्वर भानु के इस अवतार को नहीं पहचान पाए, लेकिन वो सूर्य और चंद्रमा के साथ में बैठा था, बीच में बैठा था। इसलिए उन्होंने, सूर्य और चंद्रमा ने ये इंडिकेट किया कि विष्णु जी को बताया कि ये हम देवताओं में से नहीं है, ये दानव है और ये यहाँ पे पीने आए। और तब तक उन्होंने थोड़ा अमृत धारण कर लिया था। ठीक है। तो विष्णु भगवान ने क्रोधित होकर ये किया कि विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया और स्वर भानु का धड़ अलग कर दिया और स्वर भानु का सिर अलग कर दिया, सुदर्शन चक्र से उनके दो टुकड़े कर दिए। अब इनको श्रीमद् भागवत पुराण के एक श्लोक में दर्शाया गया है, जो श्लोक मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये श्लोक आप सबको दिख रहा है? श्लोक आप सबको दिख रहा है? हाँ सर, ये सब दिख रहा यस सर, ठीक यस है। सर। ये श्रीमद् भागवत पुराण का एक श्लोक है। देवलिंगम प्रतिच्छन्नः स्वर भानुदेव संसदि प्रवष्टिः सोम पीबत चंद्रो अर्काभ्याम सूचितः। इसका मतलब कोई समझ सकता है? सूर्य और चंद्रमा ने स्वर भानु के बारे में सूचित किया था और देव ने उसका प्रतिशत स्वर भानु देव संसदी मतलब उसका वध किया था। इसका मतलब ये होता है ये श्लोक का, और ये श्रीमद् भागवत पुराण का ही एक श्लोक है। ठीक है। अब मैं शेयरिंग थोड़ा बंद करता हूं। तो अब क्या हुआ कि दो टुकड़े हो गए। जो सिर का पार्ट था वो अलग हो गया, धड़ का पार्ट अलग हो गया। सिर का जो पार्ट था उसे राहु नाम दिया गया और धड़ का जो पार्ट था उसको केतु नाम दिया गया। ठीक है। ये स्टोरी सबको मालूम होगी। यस सर। करेक्ट। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर। अब जिसको हम काल सर्प युक्त हैं, वो राहु केतु के द्वारा निर्माण किया गया एक योग या तो दोष है। करेक्ट है। जिसको हम काल सर्प योग के नाम से जानते हैं। अब जब भी काल सर्प योग की बात आती है ना, तो यहाँ पे दो प्रकार के विभाजन होते हैं। दो प्रकार के विभाजन उसके बिलीफ सिस्टम में या तो उसके बिलीवर में होते हैं। तो एक वर्ग जिसमें ऐसा है कि जो काल सर्प योग को विश्वास करते हैं और उनका ये मानना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है तो आपके जीवन में आपको प्रगति करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और कई सालों तक संघर्ष करना पड़ेगा। और वो लोग काल सर्प योग के निवारण में या तो रेमेडी सॉल्यूशन में उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये हो गई एक वर्ग की बात। अब दूसरा एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि काल सर्प योग जैसी कोई भी चीज नहीं है, और उनके मानने के पीछे का जो रीजन है वो भारतीय ज्योतिष शास्त्र है। आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि अपने किसी भी ज्योतिष शास्त्र में रेरेस्ट ऑफ रेरेस्ट योग का उल्लेख किया गया है, सूक्ष्म से सूक्ष्म योग का उल्लेख किया गया है, उसका श्लोक भी दिया गया है और बहुत विस्तार से उनके बारे में बताया गया है। लेकिन पूरे ज्योतिष शास्त्र के क्लासिक टेक्स्ट में कहीं भी काल सर्प योग जैसा कोई योग है उसका एक भी श्लोक या तो एक भी उल्लेख नहीं है। आपने कभी कोई क्लासिक टेक्स्ट पढ़ी है इसके बारे में? शायद नहीं पढ़ी होगी। लेकिन
जिनके साथ मैंने ये डिस्कस किया था, मैं उनका नाम दे रहा हूं जो मैंने दिया है ऑलरेडी। उनका काम है शास्त्रों के बारे में रिसर्च करना, उन्हें बहुत सारी बुक अपने जीवन में पढ़ी हुई है, और उनका तो काम ही है ये, सालों से पुश्तैनी काम है, ज्योतिष शास्त्र एंड वास्तु। एंड डेली दैट पर्सन इज स्पेंडिंग 2 to 3 hours जस्ट फॉर द रीडिंग और रिसर्च पर्पस फ्रॉम द शास्त्र। तो उनके कहने के हिसाब से भी, उनके समझ में भी ये नहीं आया, ना तो उनको कोई भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ में पर्टिकुलरली राहु केतु के द्वारा निर्माण किया गया काल सर्प योग के बारे में कुछ भी उल्लेख मिला है। अब जो भी श्लोक काल सर्प योग के बारे में दिए गए हैं, जो उनको पढ़ाए गए हैं, उनके द्वारा मुझे पढ़ाए गए हैं, जो परंपरागत तौर से चले आ रहे हैं, लेकिन उसका रेफरेंस क्या है, उसकी सोच क्या है, वो आज दिन तक किसी को भी समझ में नहीं है। अब चलो हम काल सर्प योग के बारे में बात करते हैं। तो उनके बारे में जो क्लासिक टेक्स्ट में तो भले ना हो, लेकिन परंपरागत रीत से जो चली आ रही है, और परंपरागत एक श्लोक उनको मिला है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं ये स्क्रीन वापस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये स्क्रीन इस हिसाब से कह रहा है, अग्रे राहु रथम केतु सर्वे मध्यम गता ग्रहा योगो अयं काल सर्पाख्य सर्व कार्य विनाशकः। इसका मतलब कोई समझा पाएगा? अग्रे राहु रथ केतु, अग्रे राहु मीन्स आगे राहु और पीछे केतु, और राहु केतु के मध्य में अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण होता है, और वह योग आपके सर्व कार्य को विनाश करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब यह होता है। समझ में आया सबको? अब इस श्लोक को समझना, उसके ऊपर हम एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस करेंगे कि 1 by 1 ये श्लोक क्या कहना चाहता है, और उसका एप्लीकेशन हम 2 एग्जाम्पल कुंडली के ऊपर करना चाहेंगे, जिसके ऊपर ये श्लोक में जो कहा गया है कि अग्रे राहु रथ, मतलब आगे राहु और पीछे केतु के द्वारा काल सर्प योग का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चार्ट शेयर कर रहा हूं। चार्ट सबको नजर आ रहा है? जी सर। जरा चार्ट को समझिए। क्या इस चार्ट में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है? ये हो रहा है। यस, हो रहा यस है। सर। यस सर। राहु और केतु के बीच में सब प्लैनेट आ Right. गए। राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ गए। यस सर। ठीक है, अब एक दूसरी कुंडली लेते हैं। ये एक कुंडली है। अब इसमें मुझे बताइए कि काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है? यस सर, हो हो रहा रहा है है। तो जहां तक हमें समझाया गया है, या तो जहां तक हमारी समझ है, ये दोनों कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली इन दोनों में से किस कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। वापस कुंडली 1 पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले घर में राहु और 7वें घर में केतु है। ठीक है, वो तो एग्जैक्टली 180 डिग्री पे ही चलेंगे एक दूसरे के साथ। तो पहले घर में राहु और 7वें घर में केतु, और साथ में राहु केतु का मोशन हमको ध्यान में लेना पड़ता है। तो यहां पे राहु केतु की चाल कैसे होगी, कोई मुझे समझाएगा? क्या राहु केतु की? राहु केतु कैसे करेंगे इस कुंडली में? ट्वेंटी सर से राहु 12th में हाउस जाएगा। 12th में 12th जाएगा। में एक जाएगा। से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 8 से 7 करके ऐसा साइकिल पूरा करेगा। यस यस सर। सर। यस हम सर। इसे ये कह सकते हैं कि ये राहु जो है वो मुख है, और केतु जो है वो धड़ है, या तो सर्प मानते हैं तो उसकी टेल है। तो उसकी टेल कहां से कहां पूछ। बिछी होगी? तो राहु का मुख यहाँ है
और हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो कह सकते हैं कि राहु का मुंह यहां से होके उसका आकार यहां जाके केतु पे टेल खत्म हो रही है। करेक्ट है? तो बराबर है सर, यस सर। इसमें अगर हम काल सर्प दोष की बात करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि राहु और केतु के एक्सिस में सारे परंपरागत जो प्लेनेट है वो सारे उसके बीच में आ जाते हैं, और यह कुंडली में 100% काल काल सर्प योग का निर्माण होता है, या तो पूर्ण काल सर्प योग का निर्माण होता है। करेक्ट है? अब Yes, sir. करेक्ट है। यही थियरी से हम कुंडली नंबर 2 को समझते हैं, तो क्या निकल के आता है? उसमें नहीं है। इसमें नहीं हो रहा है सर, इसमें नहीं है। इसमें नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सर सारे ग्रह तो इधर है ना, केतु पे आके खत्म, केतु के इधर तो कोई भी नहीं है, सारे इधर एग्जैक्टली, हैं। राहु तो राहु केतु तो की सारे टच ग्रह नहीं जब कर बाहर पाए। बात है। हम डिस्कस करेंगे, उसकी बाहर मूवमेंट है। या तो उसकी शरीर की रचना जब हम डिस्कस करेंगे, तो इस कुंडली में ऐसा कहा जा सकता है कि एक भी परंपरागत ग्रह राहु केतु के एक्सिस में नहीं है, इसलिए ये कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण नहीं हो रहा है। करेक्ट है? समझ थोड़ी बदल गई यहां पे? सही। यस सर। यस सर। देखने का नजरिया पूरा चेंज हो गया। कुंडली दो, पहले हमने क्या कहा था, दोनों कुंडली में संपूर्ण काल सर्प दोष है। अब थोड़ा ही समझने के बाद क्या निराकरण निकल के आया कि कुंडली नंबर 1 जो थी उसमें 100% काल सर्प योग था, और कुंडली नंबर 2 है जिसमें संपूर्ण काल सर्प दोष नहीं है। लेकिन हम अगर एस्ट्रोलॉजर को ये कुंडली दिखाएंगे तो क्या कहा जाएगा? आपकी कुंडली में पूर्ण काल सर्प योग है। करेक्ट है? सही। अब इस बात में भी एक अपवाद है। जो हमने आगे श्लोक जो हमने पढ़ा या जिसको समझने की हमने कोशिश की, सर्व कार्य विनाशनम वाला, ठीक है, तो उसमें भी एक अपवाद है जिसका ये श्लोक के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। परंपरागत श्लोक है, ये किसी कंटेक्स्ट में नहीं लिखा गया है, ना किसी बुक में लिखा गया है। ठीक है, तो ये श्लोक क्या कहना चाहते हैं? राहु मुखे ग्रह योगे न योगो चापि केतु विभ्रष्टते, पाते खेट विमुक्ते वा विलग्ने न विना च योगो नो। अब इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया होगा। करेक्ट? या किसी को राहु समझ के में आया हो तो मुझे साथ डिस्कस कर सकता है। अगर राहु किसी के को मुख्य तो साइड सब काफी है। ग्रह है, तो सॉरी, उसको कहा सब बोलते हैं। राहु मुख के पीछे है तो उसको नहीं बोलेंगे। नहीं, इस श्लोक का कहना यह है कि राहु और केतु के साथ अगर अन्य कोई ग्रह भी बैठ जाता है तो उसमें काल सर्प योग का निर्माण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आगे वाली कुंडली देखते हैं कि ये मंगल अभी दूसरे घर में है। ठीक है, पहली कुंडली लेते हैं सबसे पहले तो, कि ये राहु है और ये केतु है और ये मंगल, या फॉर एग्जाम्पल मंगल अगर केतु के साथ बैठ जाए या तो चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठ जाए, तो भी काल सर्प योग का निर्माण नहीं होगा, वो काल सर्प योग भंग हो जाएगा। तो सर फिर से यहां बोलो तो पे, एक बार। सॉरी, सर प्लीज रिपीट करो तो क्या बोले। यस, देखिए ये कुंडली में हमने डिसाइड किया कि एक संपूर्ण काल सर्प योग है। करेक्ट है? बराबर, हाँ। अभी जो हमने श्लोक आगे यस। देखा वो श्लोक ये कहना चाहता है कि अगर राहु और केतु के साथ कोई भी प्लेनेट आके बैठ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहां मंगल 8वें घर में ना होके 7वें घर में बैठ गया, या तो चंद्रमा 11वें घर में ना होके राहु के साथ बैठ गया, मतलब राहु या केतु किसी पारंपरिक ग्रह से कंजंक्शन बना लेते हैं या तो साथ बैठ लेते हैं, तो भी काल सर्प योग का निर्माण नहीं होता है, और वह कुंडली काल सर्प दोष से मुक्त हो जाती है। इसका कहना यह है।
मतलब साथ में बैठा होना चाहिए, डिग्री कोई देखना नहीं है, डिग्री डिग्री आगे नहीं पीछे वो देखनी कोई है, डिग्री नहीं है। नहीं देखनी है, साथ में बैठा होना चाहिए उसी घर में। ओके। ओके। ठीक है, श्लोक से ये कहा जाया है, श्लोक से ये कहा गया है हमें सर। तो यहां पे भी हमें दो अपवाद मिले। सबसे पहले दोनों कुंडली को हमने काल सर्पदोष घोषित कर दिया, तो एक कुंडली नाबूद हो गई उससे। अब एक कंटेक्स्ट और ऐसा भी कह रही है कि अगर कोई भी ग्रह साथ में आके बैठ जाता है तो भी काल सर्पदोष खत्म हो जाता है कुंडली में। नहीं। करेक्ट है? हम शास्त्र के माध्यम से ही समझ रहे हैं, ना तो हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं ना कोई अलग बात कर रहे हैं, हम शास्त्रों को ही बात कर रहे हैं और कहीं भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? किसी को कोई भी डाउट नो सर। नहीं है? ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं उसको। स्क्रीन शेयरिंग मेरा बंद हो गया ना? यस सर। एक बंद मिनट। हो गया। अब चलो हम ये समझते हैं कि हमने एक ही योग के बहुत सारे अपवाद देखे, और ज्योतिष शास्त्र के सघन अध्याभ्यास के बाद भी उसमें क्लासिकल टेक्स्ट में उस कोई भी संदेश या तो श्लोक ना होने की वजह से एक बात की पुष्टि हो सकती है कि काल सर्प दोष से जितना हमें डराया जाता है उतना हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई डराने वाला योग या तो दोष है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ भी होता तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट में उसका कहीं ना कहीं तो उल्लेख जरूर से होता। मा इसके लिए आंशिक या तो पूर्ण ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष है। कई बार ऐसा भी हमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो या तो आंशिक हो या तो पूर्ण हो, हमें काल सर्प दोष से डरने की जरूरत नहीं है। और कोई भी अगर आपको एस्ट्रोलॉजर इस योग से डराता है तो आपको उनकी नॉलेज पे, उनकी विभक्तता पे सवाल करने चाहिए, और जिससे बिल्कुल ही डरना नहीं है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहीं पे भी टेक्स्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अभी हमने जो आगे एक श्लोक पढ़ा था जिसमें लास्ट था सर्व कार्य विनाशकः, अब वो कोई शास्त्र में दिया गया श्लोक नहीं है, जो परंपरागत किसी ने बनाया और उसकी समझ दी गई उसके हिसाब से, शास्त्रों में उसका उल्लेख कहीं पे भी नहीं है। तो सर्व कार्य विनाशकः का मतलब क्या होगा? कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों कहा गया है सर्व कार्य विनाशकः? अभी इसके ऊपर काफी विद्वानों का ऐसा मानना है कि जब भी किसी की कुंडली में काल सर्प दोष का, सो कॉल्ड काल सर्प दोष का निर्माण हुआ, उस टाइम पे गोचर में वो स्थितियां बनी हुई थी। पर्टिकुलर टाइम पे गोचर में वो ग्रहों की स्थिति थी जिसकी वजह से सारे प्लेनेट राहु केतु के एक्सिस में आ गए, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्सिस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्सिस में नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो समय पूरे विश्व के लिए शायद विनाशक हो सकता है, ऐसा भी विद्वानों का मानना है कि ये जो पर्टिकुलर गोचर का टाइम था वो पूरे विश्व के लिए विनाशक हो सकता है। लेकिन इसको भी सच मानने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे देखा जाए तो जो जो भी समय पे काल सर्प योग बना हुआ है, एक कोई ना कोई अंतराल पे तो बनता ही रहता होगा ना। ठीक है, क्योंकि जब भी हम दो बड़े प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, गुरु और शनि, वो
कभी ना कभी तो राहु और केतु के पीछे जाएंगे ही। और जब भी वो राहु और केतु के पीछे होंगे तो साल में 4 से 5 महीने ऐसे आएंगे कि जो संपूर्ण काल सर्प योग का निवारण करेगा, या तो काल सर्प रोग का निर्माण करेगा, या तो विद्वान जैसे कहते हैं कि ऐसा समय पूरे विश्व के लिए खराब हो सकता है। तो क्या हम ऐसा मान लेंगे कि 4 या 5 महीने पूरे विश्व के लिए खराब होंगे? कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे, के नहीं होगा बस कि ये बन गया तो मतलब विश्व के लिए खराब हो गया। तो क्या 4-5 महीना पूरा विश्व के लिए खराब जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैंने मेरी स्टडी में ऐसा पाया है कि जब जब ऐसे विपरीत योग का निर्माण होता है ना, तब तक विश्व में कुछ ना कुछ बदलता है, या तो कुछ नई चीज का इन्वेंशन होता है। जैसे हम आगे थोड़ी बात करें, जहां तक मेरी समझ है, और मैंने उस टाइम की कुंडली कई बार अभ्यास की थी, तो जब भी कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, एड्स का इन्वेंशन हुआ, कोविड का इन्वेंशन हुआ, तब तब ये काल सर्प योग का गोचर में निर्माण होता रहता था। तो उस काल सर्प योग के निर्माण ने या तो परिस्थितियों को विपरीत बना के उसमें से कुछ निर्माण किया है नया। समझ में आई बात?